तो चलो, हमारा स्टडी नोट 4 चल रहा था। हमने पीछे जो पढ़े थे फंक्शंस पढ़े थे, आपको याद होगा पीछे हमने जो पढ़े थे 6 फंक्शंस पढ़े थे। ये हमने ये भी बोला था कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग, रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, फॉलो अप, इंस्पेक्शन, ये हमने पढ़ लिया था, है ना। इसको आप एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, इसको आप टेक्निक्स भी बोल सकते हैं। देखो, टेक्निक्स भी बोल सकते हैं, फंक्शंस भी बोल सकते हैं, और इसको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ किसका? प्रोडक्शन कंट्रोल का। तो ये 6 आपने पढ़ लिए थे, ठीक है। और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इसके अंदर कि एक चार्ट बना लीजिए आप, कि आपका जो प्रोडक्शन प्लानिंग, आप साथ साथ है ना लिखते भी जाइए। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो है, जिसको हम पीपीसी बोल रहे हैं शॉर्ट में, इसके 2 पार्ट लिख लीजिए आप। एक तो प्लानिंग पार्ट लिख लीजिए आप, और एक कंट्रोल पार्ट लिख लीजिए, ठीक है। भाई, प्रोडक्शन के 2 पार्ट है, प्रोडक्शन को प्लान करना है और प्रोडक्शन को कंट्रोल करना है। प्लानिंग में क्या है? प्लान योर वर्क, यू प्लान योर वर्क, ठीक है। और कंट्रोल में क्या है? यू वर्क योर प्लान। जो आपने प्लान किया है उस पर आप वर्क कर रहे हो, तो आप मतलब कंट्रोल्स कर रहे हो, ठीक है। इसमें फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया था? प्लानिंग में 3 पार्ट आ गए, प्लानिंग, रूटिंग, और तीसरा है स्केड्यूलिंग। इसमें लिख लीजिए आप डिस्पैचिंग। मैम नोट डाउन करना। हाँ, कर लिया करो ना, साथ साथ नोट डाउन करने में क्या है। डिस्पैचिंग, फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब है कि टाइम टू टाइम चेक करना कि भाई आपका काम जो है वो रफ्तार से चल रहा है। एक्सपीडिएटिंग, एक्सपीडिएटिंग का मतलब स्पीड में चल रहा है, टाइम पे चल रहा है, कोई रुकावट तो नहीं चल रही है ना। तो इसको तो हम क्या कर रहे हैं? फॉलो अप का मतलब रूटीन में चेकअप करना, ठीक है। फिर लास्ट में आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में भी चेकअप होता है, लेकिन इसमें क्या करते हो आप? ओकेजनल चेकअप्स करते हो। ओकेजनल मतलब कभी कभार, कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो सही से बनाया है, क्वालिटी वाइज बनाया कि नहीं बनाया है। अगर कोई गलती है तो आप क्या करते हो? करेक्टिव एक्शन लेते हो। अगर कोई गलती होती है प्रोडक्ट में तो उसको करेक्ट करते हो या उसको डिस्कार्ड करते हो, ठीक है। तो आपके 3 पार्ट हो गए पीपीसी के अंदर। जो 6 फंक्शन है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। हो सकता है इस बार आपके लिए आ जाए, मतलब अगर आप दिसंबर में दोगे तो दिसंबर में आ जाए, जून में दोगे तो जून में आ जाए, ठीक है। तो ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको भूलकर भी गलती मत करना, ठीक है। तो हमने प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के क्या थे? ये अपने फंक्शंस थे, या इसको बोलो ये आपकी टेक्निक्स थी, या बोलो तो ये आपके एलिमेंट्स हैं। 6 एलिमेंट्स हैं किसके? प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के, ठीक है। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? मैम 1 मिनट। हाँ, कर लो। भाई, आपको शुरू के 3 एलिमेंट्स कहाँ डाल देने हैं? प्लानिंग में डाल देने हैं। लास्ट के 3 एलिमेंट्स कहाँ डाल देने हैं? कंट्रोल में डाल देने हैं, ठीक है। डन मैम। चलो, अब आप लोग आ जाओ वापस से साइड में। ये पेज अपना हो चुका है, ठीक है। अब इस पेज की बात करते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी वो एमसीक्यूज या डायरेक्टली 1-2 लाइन का पूछ सकता है। तो क्या होता है, अभी तक हमने पढ़े थे एलिमेंट्स पढ़े थे, हमने फंक्शंस पढ़े थे, वो 6 तरीके के थे। लेकिन यहाँ पे हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, कितने तरीके के कंट्रोल्स होते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रोल्स पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कंट्रोल्स। कंट्रोल्स अपने 6 तरीके के हैं, ठीक है। आपको नाम वाइज ये 6 कंट्रोल जुबानी याद होने ही होने चाहिए। और ये 6 कंट्रोल अपने क्या क्या हैं? एक तो है अपना ब्लॉक कंट्रोल, दूसरा है फ्लो कंट्रोल, तीसरा लोड कंट्रोल, फोर्थ ऑर्डर कंट्रोल, फिफ्थ स्पेशल प्रोजेक्ट, और सिक्स बैच कंट्रोल। ये 6 तरीके के आपके कंट्रोल्स हैं, ठीक है। आप इनको पढ़ोगे तो हो सकता है आपको समझ में आए, नहीं आए तो, लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहली बात तो ना, बड़ा बड़ा इन 6 कंट्रोल्स के अंदर ना आपको नेम ऑफ इंडस्ट्रीज पता होना चाहिए कि किस तरीके की इंडस्ट्रीज में ये वाले कंट्रोल्स लगते हैं। जैसे अगर हम ब्लॉक कंट्रोल की बात करते हैं, तो ब्लॉक कंट्रोल आपके एक तो टेक्सटाइल्स में लगता है, बुक्स और मैगजीन प्रिंटिंग, ये 3 तरीके की जगह है। जैसे टेक्सटाइल है, यहाँ पे आप क्या करते हो?
प्रिंटिंग का काम करते हो। टेक्सटाइल्स क्या होता है, कपड़ा, कपड़े के ऊपर आपको पता है छपाई होती है, डिजाइन की छपाई होती है, वो मशीनों से छपती है। आप हैंड प्रिंट तो कर नहीं रहे ना, तो आप क्या करते हो, मशीन प्रिंट्स करते हो। बुक्स में भी आप क्या करते हो, मशीन प्रिंट करते हो, और मैगजीन भी क्या होता है, मशीन प्रिंट होता है। तो बड़ा बड़ा आपको मैं बता दूं कि ये कौन कौन सी इंडस्ट्रीज के अंदर ना ये कंट्रोल्स लगते हैं। अगर आपको ब्लॉक कंट्रोल बोला जाए तो 3 आपको नाम पते होने चाहिए कि दीज 3 टाइप्स कंट्रोल मोस्ट प्रोमिनेंट इन टेक्सटाइल्स, बुक, मैगजीन, या वहां और कहीं पे भी जहाँ पे छपाई का काम होता हो, वहां पे आप बोलते हो ब्लॉक कंट्रोल्स। इट इज नेसेसरी टू कीप थिंग्स सेपरेटेड एंड फंडामेंटल, ये मैं भी बाद में बताती हूँ। फिर फ्लो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल कहाँ लगता है, फ्लो कंट्रोल ये इंडस्ट्री वाइज नाम पता होना चाहिए। वो डायरेक्ट पूछता है कि भाई आपके पास में ना केमिकल, पेट्रोलियम, ग्लास, सम एरियाज ऑफ फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंपनी है, ठीक है, इनमें कौन से कंट्रोल्स लगेंगे, इनमें कौन से कंट्रोल्स लगेंगे, तो आप बोलोगे इनके अंदर फ्लो कंट्रोल लगता है। वैसे पूछ लेगा कि भैया ये टेक्सटाइल प्रिंटिंग है, इसमें ब्लॉक कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, लोड कंट्रोल, ऑर्डर कंट्रोल, इन 4 में से कौन सा कंट्रोल लगेगा, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया तो आप बोलोगे ऑर्डर कंट्रोल, तो गलत हो जाएगा। आपको बोलना पड़ेगा कि भाई जहाँ ब्लॉक। वहां पे प्रिंट, यहाँ पे ब्लॉक कंट्रोल लगता है। फ्लो कंट्रोल पूछेगा तो फ्लो में क्या है, केमिकल, पेट्रोलियम, ग्लास, और सम एरियाज ऑफ फूड, मतलब फूड के, फूड मैन्युफैक्चरिंग जहां होती है या प्रोसेसिंग होती है, जैसे बिस्किट्स बन रहे हैं, जैसे चिप्स बन रहे हैं, ये कुछ एरियाज होते हैं फूड की मैन्युफैक्चरिंग जहां पे भी फ्लो कंट्रोल लगता है। पहले मैं नेमिंग पढ़ रही हूँ कि ये कौन से फील्ड इंडस्ट्री में काम होता है। फिर लोड कंट्रोल, नेक्स्ट आइए 3rd नंबर पे लोड कंट्रोल। लोड कंट्रोल कहाँ लगता है, जहां पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉटल नेक मशीन्स एग्जिस्ट, यानी कि लोड से ही नाम पता चल रहा है, बोझ, भार, अच्छा झ कैसे लगता है इस पे, बोझ, बोझ, या जहाँ पे भार होता है। भार क्या होता है, आपके पास में मशीन्स हैं, अब आपके पास में जो ऑर्डर आया है वो बहुत ज्यादा लो आ गया है, और आपके मशीनों पे पड़ रहा है लोड, यानी कि आपकी मशीन की कैपेसिटी है 100, आपको ऑर्डर आ गया अगर मान लो 160, तो आपके मशीन पे क्या पड़ने वाला है, लोड पड़ने वाला है, ठीक है। तो आपको, आपके जो प्रोडक्शन है उसमें रुकावट आएगी आएगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉटल नेक मशीन एग्जिस्ट, जहाँ पे क्या हो, बॉटल नेक मशीन एग्जिस्ट, जहाँ पे काम में रुकावट आने की प्रॉब्लम होती है, वहां पे लोड आने आ जाता है, जहां पर काम के ऊपर, मशीनों के ऊपर, उसको हमें कंट्रोल करना पड़ता है, तो उस कंट्रोल को क्या बोलते हैं, लोड कंट्रोल। तो अब बॉटल नेक मशीन एग्जिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, वहां पे अगर आपका लोड आ जाए, आपको एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ जाए, ज्यादा माल बनाना पड़ जाए, आपके ऊपर प्रेशर है कि इतना आपको ऑर्डर पूरा करना है, तो इस तरीके के मशीन में क्या है, आपके ठप होने के चांस है, या मशीन गर्म हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे रुकावट आएगी, जहां पे रुकावट आ जाए मशीनों के ऊपर, बोझ पड़ जाए मशीनों के ऊपर, वहां पे हम क्या करते हैं, लोड कंट्रोल करते हैं। ऑर्डर कंट्रोल, ऑर्डर कंट्रोल का मतलब क्या है, या किस तरीके की जगह पर ये काम आता है, जहां पर हम ना, यहाँ पे होता है जॉब शॉप, यहाँ पे क्या होता है, जॉब शॉप या जॉब लॉट, ये लिख लो आपने, ठीक है। यहाँ पे आप, अगर आप ऊपर भी लिखना चाहते थे ना, तो आप इसके सामने लिख लोगे ना, तो आपके बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मैं कुछ लिख रही हूँ यहाँ पे, ये आपको नेम वाइज ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्डर कंट्रोल क्या होता है, जहां पर क्या होता है, दीज टाइप कंट्रोल कॉमनली एम्प्लॉयड इन कंपनीज विद इंटरमिटेंट प्रोडक्शन, सो कॉल्ड जॉब लॉट शॉप्स, जहां पे जॉब लॉट शॉप्स होती है वहां पर, ठीक है। अभी मैं इन सबको समझाने वाली हूँ डिटेल में, लेकिन पहले नाम जान लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल क्या होता है, स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल जो होता है, वो जहां पे आपको किस चीज का कंस्ट्रक्शन करना पड़े, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, ऑफिस बिल्डिंग, आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, या कोई बड़ी इंडस्ट्री का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जहां पे बड़े बड़े क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और वो लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पुल बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, सालों साल इनके काम चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल, स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल स्पेशली डिजाइंड है, ठीक है। तो स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल, फिर अपना है बैच कंट्रोल, फिर लास्ट अपना बैच कंट्रोल, ठीक है। मैम, हाँ जी, हमें एक बार ये ऑर्डर कंट्रोल फिर से बताना। मैं अभी बताती हूँ, मैं इस पे वापस से आ रही हूँ, अभी मैंने पूरा नहीं किया, अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। एक बार मैं नेमिंग करके बता रही हूँ आपको। अच्छा, बैच कंट्रोल, बैच कंट्रोल जो है अपना फूड प्रोसेसिंग, स्पेशली फूड प्रोसेसिंग में, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जितनी भी होती है,
जैसे आपने चॉकलेट्स बनाई है ना, जैसे आपने और भी कोई खाने की जो चीजें बनती है, आपकी कोल्ड ड्रिंक्स हुई, कुछ भी आपकी जो खाने की चीजें हैं, फूड प्रोसेसिंग है, उनके अंदर ही क्या कर रहे हैं, काम ले रहे हैं। ठीक है, कुछ भी हुआ, जैसे आपने विनेगर बनाया, वो भी क्या है, फूड में ही है। ठीक है, आपने क्या बनाया, जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला था, चॉकलेट्स बनाई। ठीक है, तो ये फूड्स के अंदर, फूड प्रोसेसिंग के अंदर ये काम आता है बैच कंट्रोल। अच्छा, अब वापस से जान लेते हैं इनको कि ये 6 टाइप आपने नाम देख लिए, क्योंकि ये मैंने 6 नाम क्यों बताया, मैंने आपको बोला कि बताओ अगर आपकी कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, मान लो जॉब लॉट है, तो जॉब लॉट में कौन सा कंट्रोल लगेगा, तो ऑर्डर कंट्रोल लगेगा। तो नेम वाइज भी वो पूछ लेता है आपसे, इसलिए मैंने आपको नेम्स आपने लिख लो, आपको पता होना चाहिए। अब देखो वापस से आते हैं आपके ब्लॉक कंट्रोल पर। तो ब्लॉक कंट्रोल क्या है, यहां से हम इसको थोड़ा सा डिटेल देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, दिस टाइप ऑफ कंट्रोल प्रोमिनेंट इन टेक्सटाइल, बुक एंड मैगजीन प्रिंटिंग। आपको पता है ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक में क्या होता है, जैसे आप कोई कपड़ा है, अब जैसे मान लो ये बहुत लंबा थान होता है, आपने सुना होगा हिंदी वर्ड थान होता है। एक बार कपड़ा बन गया, फिर कपड़े को हम क्या करते हैं, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक्स में कट कर देते हैं। ये ऐसे कट कर दिया हमने, जैसे मान लो साड़ी ही बनानी है, तो हमने क्या किया, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर ऐसे उसको कट कर दिया। फिर ठीक है, फिर उसको हमने क्या डाल दिया, प्रिंटिंग में डाल दिया। हमने क्या किया, कंप्यूटर पे डिजाइन सेलेक्ट कर लिए कि इस वाले के ऊपर है ना हमें पोल्का डॉट्स लेने हैं। ठीक है, ठीक है, इस वाले पे हमें पोल्का डॉट्स लेने हैं, इस वाले के ऊपर हमें स्टार्स लेने हैं। ठीक है, कपड़े के ऊपर, या इसके ऊपर हमें फ्लावर्स लेने हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इसमें क्या हमने क्या करा, पहले एक बहुत बड़ा लंबा कपड़ा लिया, मतलब कितना मीटर्स, मतलब ये 100 मीटर 500 मीटर कितना भी लंबा, एक बार हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं। उसके बाद में उसका ब्लॉक्स में कट कर देते हैं। उस ब्लॉक्स के कट करने के बाद में हम इसके ऊपर क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। तो इनको हम क्या बोल देंगे, ये एक ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये दूसरा ब्लॉक हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये तीसरा ब्लॉक हो गया। अब ब्लॉक कंट्रोल क्यों, क्योंकि अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपने एक ही साथ एक ही डिजाइन में पूरा थान डाल दिया। मान लो यहाँ बताते हैं, मान लो आपने एक ही मशीन है, अब ये मशीन क्या करती है, इस पे से डिजाइन निकल रही है और आपने पूरा कपड़ा इसमें घुसा दिया। अब आपने अगर मान लो 100 मीटर का कपड़ा एक साथ घुसा दिया, ठीक है, तो 100 मीटर के ऊपर पूरे के ऊपर एक ही छपाई, जैसे इसने अगर गोल डिजाइन करनी है तो ये गोल डिजाइन सब पे पोल्का डिजाइन करता जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले कपड़े के ब्लॉक्स बना लोगे या कटिंग कर लोगे, उसके बाद में आप क्या करोगे, उनको अलग अलग डिजाइन में डालोगे। फिर जैसे एक डिजाइन हो गई, अब यहाँ का नोजल हटा के मान लो हमने दूसरा नोजल लगा दिया, जैसे मान लो दूसरा नोजल हमने लगा दिया स्टार का, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जो डिजाइन होती है ना, ये हमने दूसरा लगा दिया, तो उसमें दूसरे तरीके की प्रिंटिंग होगी। ब्लॉक कंट्रोल का मतलब है कि आपकी जो प्रिंटिंग का जहां पे भी काम होता है, वो प्रिंटिंग के काम में एरर नहीं हो, उसको हम कंट्रोल करने के लिए जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो है अपना ब्लॉक कंट्रोल। आपने देखा होगा आपकी बुक्स भी, अब आपने बोला बुक्स में भी हम लोग ब्लॉक कंट्रोल करते हैं, तो आपको पता है कि बुक्स प्रिंटिंग जो होती है, हर बुक कितनी डिफरेंट होती है दूसरे बुक से। ठीक है, अगर एक ही मशीन में सारी छपाई कर देंगे तो हो सकता है सारी बुक्स OMSM की छप जाए, है कि नहीं, ये एक ही स्टाइल में छप जाए, मैम एक पे नोजल छप चेंज जाए। करना। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं कि हमारा जो ब्लॉक्स है ना, जो हमें चाहिए, जो हमें डिजाइन पैटर्न चाहिए, उसको हम ब्लॉक बोल रहे हैं, वो वैसे ही छपे जैसे हमने सोचा था। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है आपने मशीन में डाल दिया सारे पन्ने एक साथ और सब पे एक ही छपाई हो गई। आपने कभी फोटो कॉपी करवाने गए हो या आप जेरोक्स करवाने गए हो, वहां पे भी वो क्या करता है, ब्लॉक कंट्रोल करता है कि नहीं करता है, कि ये 10 पन्ने एक जैसे, या आपने कहा मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है उसके 10 पेजेस निकाल दो, तो 10 ब्लॉक्स निकाल दिए उसने। आप कहोगे अब दूसरा मेरे 5 पेज जो है मेरा उसका निकाल देना, मार्कशीट का निकाल देता हूँ, मार्कशीट का। तो ये सब ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो ब्लॉक कंट्रोल। मैगजीन कंट्रोल में भी क्या है, आपकी मैगजीन्स होती हैं। अब जैसे ये मैगजीन है, पूरी एक मैगजीन है, यहाँ पे मान लो स्पोर्ट्स के बारे में उसने इंफॉर्मेशन दे दी, यहाँ पे उसने ब्यूटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी, यहाँ पर उसने पॉलिटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा स्पोर्ट्स के बारे में दे दी, यहाँ उसने ब्यूटी के बारे में दे दी, यहाँ उसने कोई ऐड दे दिया। तो यहाँ पे भी क्या है, हमने एक ही पेज पे कितने ब्लॉक्स बनाए, मैम 4। 4 ब्लॉक्स बनाए। तो अगर आप ये कंट्रोल नहीं करोगे तो मशीन को क्या पता क्या छापना है, वो तो एक ऑर्डर में सारा कुछ सेम ही छाप देगा। ये आपके ऊपर है कि आप कंप्यूटर पे बैठ के, एक मैनेजर है, एक सुपरवाइजर है या वर्कर है, वो बैठ के क्या करेगा, इन ब्लॉक्स को कंट्रोल करने का, कि कहाँ पे क्या छपाई होनी है, कहाँ पे क्या कंट्रोल्स करने हैं। ठीक है, दिस इज ब्लॉक कंट्रोल, दिस इज मैम ब्लॉक एक बार कंट्रोल। वो जो आपने लिखे थे वो शो कर दो पूरे। हाँ कौन सा लिखा हुआ बेटा,
ये जो आपने लिख रखे हैं ना, एक में रुक। ये हाँ, ये लिखना है। नहीं नहीं, ये तो पिछली क्लास का ये है। नहीं, अभी ये जो नहीं। लिखा, हाँ, अच्छा अभी जो लिखा, अच्छा अच्छा ये अभी जो लिखा। तो आपको ब्लॉक्स बनाने ये हैं, नहीं ब्लॉक्स। मैम, वो टेक्सटाइल बुक्स और वो जो लिखा है ना, वो पिंक कलर से। पिंक कलर से, हम्म। ये वाला। हाँ। ये तो मैंने यहीं से उठाया है, देखो टेक्सटाइल बुक्स और मैगजीन्स यहीं से उठाया है मैंने। ठीक है। अब ये क्या कहता है कि आप ब्लॉक कंट्रोल क्यों कर रहे हो? टू कीप द थिंग सेपरेट, चीजों को सेपरेट रखने के लिए, नहीं तो सारे एक जैसे ही छप जाएंगे। समझ में आ गया? उसके बाद में आगे फ्लो, हाँ यहाँ तक हो गया ब्लॉक कंट्रोल। उसके बाद में आ गया फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल क्या है? हमने नाम से पता लगाया कि ये जो अपनी जो केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल्स किसी भी तरीके का होता है, कैरोसिन एक केमिकल है, या आपके जो पेंट है वो एक केमिकल है, या हजारों तरीके के नाम के केमिकल्स मार्केट में हैं जो अलग अलग पर्पज में काम आते हैं, और उन केमिकल को भी पहले बनाना पड़ता है। ठीक है। तो एक केमिकल हमने बनाते हैं, या पेट्रोल की इंडस्ट्री है, या आपके जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग है, या आपके कुछ फूड एरिया होते हैं, पर्टिकुलर फूड एरिया बोल रहे हैं, सम फूड एरिया में भी आपको क्या करना पड़ता है? फ्लो कंट्रोल लगाना पड़ता है। सबसे पहले क्या करोगे? आपने एक बार प्रोडक्शन सिस्टम तैयार कर लिया कि भैया हमें पेट्रोल बनाना है या हमें ग्लास बनानी है। ठीक है। उसके बाद में आप देखते हो कि आपका जो काम है ना, वो एक फ्लो में चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए? एक फ्लो में चलना चाहिए। और देखो कि वो काम रुकना नहीं चाहिए, और कंटिन्यूअसली फ्लो उसका बना रहना चाहिए। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, वंस, वंस का मतलब एक बार आपने ना कोई भी सिस्टम प्रोडक्शन कैसे होना है इसको डिजाइन कर लिया, करने के बाद में आपको क्या करना है? कंट्रोल डिपार्टमेंट कंट्रोल करता है कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वर्क है, यानी कि जो काम करने की जो स्पीड है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वर्क है, उसको क्या करेगा? वो कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, यानी कि ना तो वो धीमा पड़े ना स्पीड में पड़े। इनटू द सिस्टम एंड चेक्स, और ये भी चेक करता रहता है वो आदमी जो कंट्रोलर होता है, वो ये भी चेक करता रहता है कि डेट इट कम्स आउट एज सिस्टम। हमने एक सिस्टम बनाया। क्या सिस्टम बनाया? कि हम लोग है ना पेट्रोल प्रोड्यूस करेंगे। आपको पता है पेट्रोल का, आपने कभी साइंस में पढ़ा होगा पेट्रोल प्रोडक्शन कैसा होता है। ठीक है। तो पेट्रोल प्रोडक्शन का हमने एक सिस्टम, रिफाइनिंग होती है। हाँ, तो पेट्रोल प्रोडक्शन का हमने क्या किया? एक सिस्टम डिजाइन किया। फिर हम ये देखते हैं, सिस्टम डिजाइन करने के बाद में हम ये देखते हैं कि हमारा काम सही गति से सही स्पीड में चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्या पेट्रोल निकलना बंद हो गया? क्योंकि पेट्रोल की भी अपनी क्या होता है, पेट्रोल निकालने के अंदर क्रूड ऑयल अलग हो जाता है, ग्रीस अलग हो जाता है, डीजल हाँ। अलग हो जाता है, उसमें और भी कुछ केमिकल्स होते हैं, या वेस्टेज अलग हो जाता है, और उसके अंदर लास्ट में पेट्रोल होता है, वो पेट्रोल अलग हो जाता है। तो आपने एक जो सिस्टम डिजाइन किया, वो सिस्टम डिजाइन करने के बाद में आपको जो फ्लो ऑफ वर्क है वो होना चाहिए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है पेट्रोल निकालते वक्त डीजल, पेट्रोल, ग्रीस, वैसलीन सब मिक्सअप हो जाए, और आपने जो आउटपुट चाहते थे पेट्रोल का वो कचरा हो जाए। क्या हो जाए? वो कचरा हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि अपने कंट्रोल को, यानी कि हम चेकअप्स हम देखते रहते हैं, हम चेक करते रहते हैं कि हमारा काम बिगड़े नहीं, हमने जो सोचा था उस तरीके से काम चल रहा है। तो ये होता है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल मतलब एक तो रूटीन में, फ्लो में, एक प्रवाह में, एक धारा में, एक स्पीड में, एक गति में काम चल रहा है। नहीं चेक करोगे तो सब होच पोच हो जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। मैम अब ये बेसिकली मैंने सोचा होगा जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और हाँ ये लिखा था। वापस से बोलिए। वो मैन्युफैक्चरिंग का जहाँ काम हो रहा होगा, मतलब बनाने का, वहीं पे होगा हाँ, ना। ये आप 3-4 नाम याद कर लो अपने लेवल पर। केमिकल का नाम याद रख लिया, पेट्रोल का नाम याद रख लिया, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग होती है मैम उनका नाम। ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में कैसे होगा ये एप्लीकेबल? ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या है, ये सब आप जो अपना रॉ मटेरियल होता है उसे ग्लास बनाते हो, तो ग्लास बनाते वक्त में भी जो मशीनों में अंदर आपने जो एक बार रॉ मटेरियल डाल दिया, उसके बाद में जो आप फिनिश गुड्स चाहते हो, उस दौरान आपका काम कहीं पे रुके नहीं। फ्लो का मतलब, आपका मतलब यहाँ पे कि आपका जो काम है ना वो कहीं रुके नहीं, क्योंकि अगर आपने फ्लो को चेक नहीं किया तो आपका हो सकता है रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स तक बनते बनते ना बीच में सारा माल क्या हो जाए, गोलमोल हो जाए, मिक्सअप हो जाए, और आप जो फाइनल फिनिश प्रोडक्ट चाहते थे वो आपको वो ना मिले जो आप बनाना चाहते हो। तो आपको क्या करते हो, हर स्टेप के ऊपर आप अपने क्या करते हो, फ्लोस को चेक करते रहते हो, कंट्रोल्स करते रहते हो। आपको लगा कहीं पे भी गड़बड़ हुई, आपने काम को स्टॉप किया और एक उसको बुलाया करेक्टिव एक्शन लेने वाले आदमी को, और बोला कि इसको ठीक कर ताकि हमारा काम वापस से फ्लो में आ जाए। राइट? राइट? ठीक है।
अब फ्लो कंट्रोल के बाद में अपना बस नाम याद रखो, बड़ा बड़ा नाम याद रखो, ठीक है। उसके बाद में लोड कंट्रोल। अब लोड का कुछ नहीं है, तो छोटी सी एक लाइन लिखी है कि जहां पर भी आपके मशीनों पे अगर ऑर्डर ज्यादा आ जाएगा, 160 ऑर्डर आ गया, 200 ऑर्डर आ गया, तो आपकी मशीन इतना ऑर्डर तो नहीं संभाल पाएगी। इसमें फिर क्या हो जाएगा, आपका बॉटल नेक आ जाएगा। बॉटल नेक का मतलब क्या होता है, रुकावट आ जाएगी। तो ऐसा ना हो तो आप दूसरी मशीन परचेज कर लो ना। सो व्हाट ऑप्शन यू हैव। तो इसमें आप क्या करो भाई, आपका 100 की कैपेसिटी है मशीन की, तो आप 100 ही यूनिट्स को बनाओगे, यहाँ पे इतना ही रॉ मटेरियल्स के अंदर डिस्पैच करोगे। और अगर आपको चाहते हैं कि 200 ऑर्डर फुलफिल करने हैं, तो आप या तो ओवर टाइम कर लो, क्या कर लो, ओवर टाइम कर लो, या आप सेकंड मशीनरी कर लो, या आपने मेक और बाय डिसीजन सुना होगा, तो आप क्या कर लो, कहीं और से मेक करवा लो, है ना। तो आप कोई भी ऑप्शन देख के आप क्या कर सकते हो, अपने लोड को कंट्रोल कर सकते हो, अपने बोझ को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। हाँ। उसके बाद में ऑर्डर कंट्रोल में आ जाओ। ऑर्डर कंट्रोल का मतलब होता है सिंपल सा ऑर्डर। आपके पास में आप ऑर्डर्स लेते हो, जैसे इसमें एक वर्ड है, बहुत अच्छा वर्ड है इसके अंदर, दैट इज इंटरमिटेंट प्रेडिक्शन सिस्टम। इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, इंटरमिटेंट का मतलब जैसे एक तो होता है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस प्रेडिक्शन का मतलब होता है लगातार सुबह से लेकर शाम तक एक ही जैसा काम होएगा, उसमें कुछ नया नहीं होने वाला है। जैसे आप कार मैन्युफैक्चर करते हो, अब आपने कहा कि हमें ये हुंडई, सॉरी, जैसे आपने कहा कि हमें हुंडई की कार बनानी है। अब उसमें हमने बड़े बड़े प्लांट्स बना रखे हैं, एक मशीन पे टायर बन रहे हैं, एक मशीन पे ग्लास की कटिंग मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक के ऊपर आपके कार के दरवाजे बन रहे हैं, एक के अंदर कार की बॉडी बन रही है, एक के ऊपर कार की सीटें बन रही है, कार के अंदर जो इंजन लगेंगे वो इंजन तैयार हो रहे हैं, हर जगह आपका क्या हो रहा है, अलग अलग जगह आपका अलग अलग काम हो रहा है, समझ में आ रहा है। और आप इसमें कुछ भी नहीं कर रहे, आपने बस मशीन में लगा ली, हुंडई का एक प्लांट लगा लिया, और आप यहाँ पे सिर्फ कार्स बनाते हो। अब यहाँ पे कार्स बनाने के अलावा कोई टेक्सटाइल्स नहीं बनाते हो, यहाँ पे बुक्स प्रिंटिंग नहीं करते हो, या कोई अदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हो, यू आर जस्ट मेकिंग योर कार। तो दैट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस प्रोडक्शन सिस्टम। लेकिन इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, ऑर्डर दिया, किसी कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया, उसने बोला ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, इतना इतना होना चाहिए, और इस तरीके का दिखना चाहिए, ये कलर होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए। तो आप क्या करते हो इंटरमिटेंट के अंदर, मतलब कभी कभार आपके पास में ऐसा काम आता है, रोज का नहीं है, सुबह 9 बजे जाओ रात को 9 बजे आओ, ऐसा नहीं है। इंटरमिटेंट का मतलब है अपने सहूलियत के हिसाब से आपको जो ऑर्डर आए हैं, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको फुलफिल करना है। दैट इज अ ऑर्डर कंट्रोल, मतलब यू रिसीव ऑर्डर स्पेसिफिकली। जैसे अगर इसके अंदर हम जाते हैं तो हमारे एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं। इसमें आप कहीं पे भी लिख लो, जैसे यहाँ पे आप लिख लीजिए, यहाँ पर स्पेशल, आप यहाँ लिख लो स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। इनकी एक पर्टिकुलर डिलीवरी डेट होती है, भैया मुझे 10 दिन बाद में दे देना, 11वें दिन का मैं वेट नहीं करूंगा, ठीक है। इसमें अपनी क्वांटिटी डिसाइडेड होती है, किसमें, मैं ऑर्डर कंट्रोल बता रही हूँ, क्वांटिटी डिसाइडेड होती है। इसमें वो अपना क्वालिटी डिसाइड करके बताता है, अपना डिजाइन बताता है कि मुझे इस तरीके के डिजाइन का चाहिए, इस तरीके का कलर पैटर्न चाहिए, समझ रहे हो, कलर पैटर्न चाहिए। मतलब इसमें क्या करते हो, आपको एक कस्टमर आता है ना, वो जो कहता है वैसा करने बैठ जाते हो। और इसमें क्या होता है जॉब आपके, वर्क हो गया एक तरह से मैम। हाँ, तो इसमें क्या एक जॉब है, एक जॉब वर्क है। जनरल पर्पस मशीन्स होती हैं, मतलब उस मशीन पे आप जैसे जैसे ऑर्डर है उस हिसाब से वो मशीन, जनरल मशीनें होती है, उनके ऊपर आप काम कर लेते हो। अब जैसे घर में आपके गैस होती है, कुकिंग गैस, और उस कुकिंग गैस के ऊपर आप दाल भी बना सकते हो, उसके ऊपर केक्स भी बना सकते हो, उसके ऊपर सब्जी भी बना सकते हो, दैट इज जनरल मशीन। जनरल मशीन का हमने बोला कुकिंग गैस हो गया। यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ डिश, ठीक है। तो वो क्या हो गया, जनरल पर्पस। लेकिन आप अगर आप कंटिन्यूस पर्पस, अगर आप यहाँ पे देखते हो दिस वन कंटिन्यूस, इसमें स्पेशली डिजाइन मशीन होती है, ठीक है। और इसमें इसके अलावा तो कुछ बन ही नहीं सकता है। जैसे आप कार बनाने वाले में तो कार ही बनेगी, आप सोचो मैं यहाँ पे केक्स बना लूं तो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो कार में कार ही बनते हैं, केक्स नहीं बनते हैं। कार खरीदने जाओगे तो केक मिलता है आजकल, ठीक है। मैम ये कलर पैटर्न लिखा हुआ है ना, डिजाइन। दिस इज कलर पैटर्न, हाँ, कि भाई इस कलर का चाहिए। अब जैसे आप एक बार लिख लो प्लीज, यू राइट डाउन इट। आपकी बुक गंदी हो, वेरी गुड, क्योंकि जितना गंदा करोगे बुक को उतनी गंदी दिखेगी, बट आपको याद भी होगा, ठीक है, वो आपको याद भी होगा। मैं आपको एक बार ऑर्डर कंट्रोल जो है यहाँ पे दिखाती हूँ। जैसे आपके ऑर्डर कंट्रोल है, अब इस ऑर्डर कंट्रोल में हमने कहा कि आप क्या करते हो, इसका दूसरा नाम इसको ऐसे बोल सकते हो, जॉब, क्या बोल सकते हो,
ऑर्डर कंट्रोल का नाम बताओगे, अभी बताया मैंने आपको। जॉब लॉट शॉप। हाँ, जॉब लॉट शॉप। जॉब लॉट शॉप्स बोल सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है आप लोगों का, जैसे मान लो इसमें एग्जांपल्स जो है ना, वो आप लिख लो टेलर। आप टेलर के पास जाओगे, बोलोगे सर मुझे इस तरीके का ड्रेस डिजाइन करवाना है, इस तरीके की मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने लहंगा सिलवाना है, तो अकॉर्डिंग टू योर नीड रिक्वायरमेंट आपने देखा गूगल पे डिजाइन, मुझे ऐसा डिजाइन, ऐसा कलर, ऐसा पैटर्न, ऐसा चाहिए। आपने उसको ऑर्डर दे दिया और उसको अपनी स्पेसिफिकेशंस बता दी, वो उस तरीके से बनाएगा। अब जैसे मान लो आप बेकरी शॉप पे गए, सर मेरा बर्थडे है, या भैया भैया मेरा बर्थडे है, सो योर डिजाइन केक, इफ यू आर अ गर्ल यू से बारबी काइंड ऑफ डॉल, बारबी डॉल काइंड ऑफ केक बनाना। बॉय है तो बोलेगा कि मुझे फरारी काइंड ऑफ केक बना के देना। अगर आप क्राफ्ट्स, जैसे क्राफ्ट जानते हो आप लोग, जैसे आर्ट क्राफ्ट नहीं होते हैं, हैंडी क्राफ्ट होते हैं, आपने देखा होगा। क्राफ्ट देखते हो आप, हैंडी क्राफ्ट होते हैं, हाथ हैंडलूम डिजाइन होती हैं। हाँ, तो अब जैसे आप गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ का मतलब सुनार, आप गोल्ड स्मिथ के पास जाते हो, सुनार के पास जाते हो, बोलते हो कि मुझे इस तरीके के रिंग बना के देना, और इस रिंग में इस तरीके के हीरे लगा देना, या इस तरीके के डिजाइन बना देना, इस तरीके के एंकलेट बना देना, इस तरीके का ब्रेसलेट बना देना, या कुछ भी। तो ये क्या करेगा, आपने जो बोला वैसा बनाएगा, ना कि वो अपनी मर्जी से आपको दे देगा, आप खरीदने वाले भी नहीं हो। सो ये ऑर्डर स्पेसिफिक होते हैं, और इन पे इसको आप जॉब स्पेसिफिक भी बोलोगे। क्या बोलोगे? जॉब स्पेसिफिक। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल? मम्मी किसका एग्जांपल? ऑर्डर कंट्रोल। ये मैंने आपको जो फोर्थ वाला आपका जो ऑर्डर कंट्रोल है ना, आपकी बुक में किसी में भी देखो, उसके एग्जाम्पल्स दिए मैंने आपको, कि ये टेलर्स है, बेकरीज, क्राफ्ट्स, गोल्डस्मिथ, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। कि आप इनमें स्पेशल ऑर्डर्स देते हो, और उस स्पेशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही जैसे ही ऑर्डर आता है शॉप में, कितनी क्वांटिटी का, आपने कहा केक्स मुझे ये ना 3 तो इसके चेन बना देना, 2 एंकलेट्स बना देना। एंकलेट्स का मतलब क्या होता है? पायल, ठीक है, वो बना देना, ठीक है। सो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं, और वो अपना काम जो होता है, जो जैसे सुनार, वो अपने हिसाब से अपने ऑर्डर को क्या करेगा, पूरा करेगा, ठीक है। केक बनाने वाला अपना केक बनाएगा, क्राफ्ट बनाने वाला अपना क्राफ्ट बनाएगा, टेलर अपने हिसाब से ऑर्डर को कंट्रोल करेगा। वो ऐसा तो नहीं है आप उसको 5 मीटर कपड़ा देके आओ, जाओ, वो बोलेगा इतना कपड़ा लगेगा, वो 4 मीटर में ही बना देगा। वो ऐसा कंट्रोल करेगा कि 1 मीटर तो बचा ही लेगा, ठीक है। वो अपने ऑर्डर को कैसे कंट्रोल करता है उसके ऊपर है, लेकिन ऑर्डर कंट्रोल का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरीके के फील्ड के अंदर ऑर्डर कंट्रोल चलते हैं। सो फोर्थ नंबर आपका क्या हो गया? ऑर्डर कंट्रोल। ये मैं आपको जो बता रही थी साइड में, ऑर्डर कंट्रोल समझा रही थी, समझ में आया? अरे आए तो बोलो, नहीं आए तो हाँ भी बोलो, मैम। ठीक है, इजी है ना। चलो, अब स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल बोलते हैं। स्पेशल प्रोजेक्ट में कुछ नहीं है, आप जिस तरीके की भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, बिल्डिंग्स और पुलिया, चाहे स्कूल बिल्डिंग हो, ऑफिस हो, आपकी कोई, जैसे जयपुर में हो तो जेडी होगा, यूनिवर्सिटीज होंगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी होंगी, बीकानेर होंगी, है ना, अजमेर यूनिवर्सिटी होगी, स्कूल्स होंगे आपके, है ना, ब्रिजेस होंगे, रोड्स होंगी, हॉस्पिटल्स होंगे, और भी कोई बैंक्स होंगे, बैंक बिल्डिंग होगी, कुछ भी होगी, जिस तरीके का भी आप बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हो, वहां को उसका कंट्रोल अगर आपको कहीं करना पड़े तो स्पेशल। किसी भी तरीके की गड़बड़ आती है तो दे हैव देयर अ ग्रुप ऑफ मैन, उनकी एक टीम होती है। ग्रुप ऑफ मैन का मतलब इनकी एक टीम होती है। वो टीम, वो जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इस काम को करते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो लोग ही इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आपने यानी देखा होगा बेसिकली वहां पे होती है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है। कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, दिस इज अ कंस्ट्रक्शन वर्क वेयर यू हैव द कंस्ट्रक्शन वर्क। जहां पे भी होगा वहां पे स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल लगेंगे। आपने कभी देखा होगा कि आप लोग कभी होम डिजाइन करवाते हो, अपना घर डिजाइन करवाते हो, तो उस घर को आप डिजाइन करवाते हो, दैट इज ऑल्सो कंस्ट्रक्शन वर्क। यहाँ पे भी वो लोग, आपने किसी इंटीरियर या आर्किटेक्ट को बुला लिया और बोला कि ऐसे ऐसे ऐसे, वो अपनी एक टीम लेके आएगा पूरी। वो एक जना किचन बनाएगा, एक जना प्लम्बर लेके आएगा, एक जना अपना क्या करेगा, लाइटनिंग करेगा, इलेक्ट्रिशियन होगा, दे हैव देयर टीम, ठीक है, एंड दे डू देयर कंस्ट्रक्शन वर्क। और कुछ भी प्रॉब्लम होती है, दे कंट्रोल देयर प्रोजेक्ट, दे कंट्रोल देयर प्रोजेक्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आ रहा है समझ में। मैम थोड़ा क्या मतलब तेज बोलो, नहीं समझ में आता था, धीरे नहीं सुनाई देता, क्या बोल रहे हो? डिफरेंस क्या मतलब ऑर्डर कंट्रोल और स्पेशल प्रोजेक्ट में? जैसे एक तो ये हो गया कि कंस्ट्रक्शन का होता है और बहुत उसका बड़ा। वैसे। अरे बेटा, ऑर्डर कंट्रोल तो बहुत बड़ा हो गया। ऑर्डर कंट्रोल तो छोटा सा है ना, कि भाई आपने छोटा केक का ऑर्डर आ गया, आपके टेलर का एक ऑर्डर आ गया कि टेलर को बोला, तो ऑर्डर, ये स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल नहीं हो गया। आप, आपका दर्जी आपके एक दिन में आपकी ड्रेस सिल के दे दे, आपका सुनार एक दिन में आपको अंगूठी बना के दे दे, अगर स्पेशल प्रोजेक्ट में जाओगे तो क्या एक दिन में आपके स्कूल बन के तैयार हो गया होगा? नहीं। आपका कॉलेज एक दिन में बन के तैयार हो गया होगा? पहली बात तो इनके नंबर ऑफ डेज भी कितने डिफरेंट है, एक दिन का हो सकता है, एक दूसरा 1 साल का काम। दूसरा, इनके अंदर इसको जो स्पेसिफिकली एक बंदा भी बैठ के काम कर सकता है, लेकिन यहाँ पे पूरी टीम चाहिए आपको।
आपको पूरी टीम चाहिए, यहाँ पे एक आदमी बैठ के कुछ नहीं कर सकता है, एक आदमी से बात करने आएगा, बाकी यहाँ पे 10 15 20 जनों की या 50 जनों की टीम होगी जो बैठ के पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ। आप यूनिवर्सिटी बनाओ ना, कितनी यूनिवर्सिटी बनती है, कितने प्राइवेट आपने वो देखे होंगे, मेडिकल कॉलेजेस देखे होंगे आपने, है ना। अब उनको बनाना है, डिजाइन करना है, उनका 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 खुद के प्रोजेक्ट को वो कैसे कंट्रोल करेंगे, डेट इज स्पेशल प्रोजेक्ट कंट्रोल, ठीक है। और किसी भी एनी अदर का मतलब किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन को जो काम है ना, वो आपका स्पेशल प्रोजेक्ट में है, ठीक है। अब आपका बैच कंट्रोल में आ जाए। बैच कंट्रोल में केवल और केवल, बैच कंट्रोल भी एक इंपॉर्टेंट कंट्रोल है जो फ्रीक्वेंटली कहाँ यूज होता है, ये फ्रीक्वेंटली होता है फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग, बस इतना याद रखो कि फूड प्रोसेसिंग में यूज होगा बैच कंट्रोल, क्योंकि फूड भी क्या अलग अलग बैचेस में तैयार होंगे, ठीक है, अलग अलग बैचेस में तैयार। मैम ये फूड प्रोसेसिंग एरिया का तो ऊपर भी आता है फ्लो कंट्रोल में। हाँ, फ्लो कंट्रोल में था ना, वहां पे बोला था कि फ्यू सम, यहाँ पे भी था, मुझे याद है, देखो यहाँ पे भी बोल रहा है, ये देखो यहाँ पे सम एरियाज ऑफ, सारे एरियाज नहीं, सम एरियाज ऑफ में आपको क्या करना है, फ्लो देखना होता है। जैसे आपका मिल्क का हो गया, अब आप जैसे आपके घर पे अमूल का दूध आता है, सरस का दूध आता है, उसका एक प्लांट लगा हुआ है, अब उसके अंदर आपको जो फ्लो है वो चेक करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने सारे एरियाज नहीं उठाए फूड के, ये ध्यान रखना, फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का सारा एरियाज नहीं उठाए, कुछ एरियाज उठाए, लेकिन आपका जो बैच कंट्रोल है ये सारे फूड इंडस्ट्री पे लग रहा है। ओके मैम, ठीक है, तो आप लिख लो यहाँ पे, अगर आपको लिखना है फ्यू तो यहाँ पे आप मिल्क लिख लो, तो मिल्क का भी नाम लेना है तो आपको अमूल मिल्क लिख लो, ये लो। आपके यहाँ पे सरस, हमारे जयपुर में सरस और अमूल आता है, दो आते हैं पूरे दिल्ली में, इंडिया में तो अमूल तो शायद सब जगह पूरी इंडिया में मिलता है। हाँ मैम, अमूल तो सारी तरफ से। ठीक है, तो ये देखो बुक्स तो बहुत गंदी होने वाली है, लेकिन आप इसी तरीके से इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, यही आपका ऐसे ही आपको याद होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 तरीके, these are 6 types of control, these are 6 types of control। ठीक है, 6 टाइप ऑफ कंट्रोल में उसने पूछ लिया कि भाई है ना, आपको ना बोला कि 4 तरीके के नाम दे दिए, एक ब्लॉक कंट्रोल दे दिया, है ना, एक आपको फ्लो कंट्रोल दे दिया, एक आपको लोड कंट्रोल दे दिया, एक आपको कंटिन्यूस कंट्रोल दे दिया। अब बोलेगा विच वन इज ऑड आउट, तो ब्लॉक कंट्रोल हमने पढ़ा है, फ्लो कंट्रोल पढ़ा है, लोड कंट्रोल, कंटिन्यूस कंट्रोल तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर वो क्या बोलेगा, विच वन इज नॉट काइंड ऑफ कंट्रोल, विच वन इज नॉट ए प्रोडक्शन काइंड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, आया क्या? हाँ मैम, किसी भी तरीके से, हाँ जी बेटा, किसी भी तरीके से घुमा के पूछ सकता है, लेकिन आपको आना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक तो किसी को कोई इश्यू है ही नहीं, है क्या? नो। चलो, अब हम पढ़ने वाले हैं दूसरी चीज, देखो देखो, एक वर्ड आया था अपना इंटरमिटेंट प्रोडक्शन, एक वर्ड आया था अपना इंटरमिटेंट प्रोडक्शन, सुना था आपने, कहीं देखा था कि इंटरमिटेंट प्रोडक्शन का? अभी वर्ड आया था इंटरमिटेंट प्रोडक्शन। हाँ मैम, ऑर्डर कंट्रोल में। ऑर्डर कंट्रोल में आया था, वेरी गुड। ऑर्डर कंट्रोल किसको करते हैं, कौन से इंडस्ट्रीज में ऑर्डर कंट्रोल करते हो? ऑर्डर कंट्रोल जॉब लॉट में, लॉट शॉप, हाँ जॉब लॉट शॉप में या जॉब लॉट में। ठीक है, तो हमने एक इंटरमीडिएट वर्ड पढ़ा था, तो इंटरमीडिएट वर्ड को मैं यहाँ समझाना चाह रही हूँ कि इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, कि ये तरीके की जो इंटरमीडिएट काइंड की जो आपकी जो इंडस्ट्री है, एक आपकी कंटिन्यूस काइंड की इंडस्ट्री है, इन दोनों में डिफरेंस है आपके मॉड्यूल में, लेकिन मैं इसको यहाँ पे साइमल्टेनियसली रख के ना, साथ साथ रख के आपको समझाना चाह रही हूँ कि इंटरमीडिएट में क्या, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, मतलब इसके अंदर इंटरमीडिएट में आप जब ऑर्डर आता है तब आप काम करते हो, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस काम करते हो। अब आपको जैसे हमने कहा, हुंडई का एग्जांपल लिया था हमने, मेरी स्पेलिंग गलत हो जाए तो बता देना, या आपने मारुति काम में लिया, ठीक है, आप कार बना रहे हो, डेली बनानी है, मतलब डेली ऑफिस जाते हो, वहां पे मशीन प्लांट्स ऑपरेट करते हो एंड आप अपना वर्क स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका ऑर्डर आया, जैसे आप इंटरमीडिएट के एग्जांपल्स आप लिख लीजिए प्लीज, आपका इंटरमीडिएट के एग्जांपल्स मैंने जैसे आपको गोल्ड स्मिथ बताया, और क्या बताया था मैंने आपको, बेकरी बताया, और क्या बताया था मैंने आपको, याद है? टेलर बताया था मैंने आपको, क्राफ्ट बताया था,
ये है कि मतलब और भी हो सकते हैं यार, जो मैंने नाम नहीं लिखे वो भी हो सकते हैं, इट्स नॉट ए एग्जॉस्टिव लिस्ट, ठीक है। अब ये गोल्ड स्मिथ, बेकरी, टेलर क्राफ्ट, इसमें जब ये कंटिन्यूस नहीं होते, ये बैठे रहते हैं, जब ऑर्डर आता है तो अपना काम चालू करते हैं। आपने कभी देखा है ऐसे बेकरी वाला बस लगातार केक ही केक बना रहा है, केक ही केक बना रहा है? नहीं, वो आपके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या है, दिस इज कंटिन्यूस, ये लगातार चलेगा। यहाँ पे क्या है, वैरायटी होती है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन आर प्रोड्यूस्ड। मतलब आपने जब, अगर आपने केक बनाया तो आप केक की वैरायटीज बनाओगे, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड है। क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्डाइज्ड है। मतलब आपको अगर गेट जो है वो अगर ऐसा बनना है कार का तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। टायर्स आपने जो डिसाइड कर लिए हैं कि भैया आपका टायर्स का डिजाइन ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ठीक है, ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा। यहाँ पे क्या है, आपका स्टैंडर्ड वर्क होता है, बिल्कुल सेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो ही आपको बनाना होता है। आप अपनी मर्जी से आप खुद डिजाइन चेंज कर दो या स्टाइल चेंज कर दो, ऐसा नहीं होता है ना, आप मालिक हो ऐसा करने के लिए। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, स्मॉल। क्या होता है, प्रोडक्शन करते हो, क्या करते हो, स्मॉल होता है। इसमें प्रोडक्शन क्या होता है, लार्ज लेवल पर होता है। इसमें प्रोडक्शन क्या होता है, कंटिन्यूस में लार्ज लेवल पर होता है, यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगती है। यहाँ पे जनरल पर्पस मशीन्स यूज आती है, मतलब उस मशीन के ऊपर आप किसी भी तरीके के डिजाइन को बना दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे स्पेसिफिक प्लांट्स या स्पेसिफिक मशीन्स होती है और उसके ऊपर वही काम होगा, उसके अलावा कोई काम नहीं होगा। इंटरमीडिएट में क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन चेंजेस आर पर डिजाइन। हम काम कर रहे थे, अगला दिन आदमी बोलता है नहीं 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 नहीं, मेरी ड्रेस को ऐसे ना सिल के आप मेरी ड्रेस को ऐसा सिल देना, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो आपका डिजाइन, एज पर डिजाइन आपने क्या कर दिया, सीक्वेंस बदल दिया। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट तो लिखना है आपको कंटेंट्स में। इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन कस्टमर्स ऑर्डर। इसमें क्या है, कस्टमर के ऑर्डर पे ही प्रोडक्शन होगा। और इसमें जो ऑर्डर होगा वो आपकी डिमांड, मार्केट के अंदर मार्केट स्टडी करते हो, मार्केट सर्वे करते हो, मार्केट डिमांड नीड्स को देखते हुए उसके बाद में आप अपना प्रोडक्शन करते हो। इसमें मार्केट के जो प्रोडक्शन करते हो वो किस पर डिपेंड करता है, मार्केट सर्वे, मार्केट स्टडी पे डिपेंड करता है कि लोग आपकी कार खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसमें स्पेशल काइंड ऑफ रूटिंग और स्पेशल काइंड ऑफ स्केड्यूलिंग। अगर आपको कोई बोले कि रूटिंग और स्केड्यूलिंग जो है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि रूटिंग और स्केड्यूलिंग जो है वो कौन से प्रेडिक्शन में काम आती है, कंटिन्यूस में काम आती है कि इंटरमिटेंट में काम आती है, बताओ। रूटिंग का मतलब एक रूट तैयार कर लिया, ए रूट, बी रूट, सी रूट, डी रूट, उस रूट को ही फॉलो करना पड़ेगा। और स्केड्यूलिंग का मतलब टाइम टेबल डिसाइड कर लिया कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में ये काम होना ही होना है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, टेलर का मन किया कि मेरे को आज छुट्टी लेनी है, मैं शादी में जा रहा हूँ तो मैं नहीं कर रहा, तो उसका स्केड्यूल अपना खुद का स्केड्यूल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड। बुक में तो है ही नहीं। अरे भाई बुक में नहीं है, कैसे नहीं है, अभी बताती हूँ मैं आपको। आपके पेज नंबर 57 पर ही है। आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि आपने आपको आमने अननेसेसरी? सामने रखा है क्या ने? हाँ ये देखो, ये देखो, ये कंटिन्यूस है, उसके बाद में ये देखो ये आपका इंटरमिटेंट है, कैसे नहीं है। आपको, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे आपके पीछे, बताओ। आपके पास टाइम एक्स्ट्रा है कि मेरे पास टाइम एक्स्ट्रा है? देखो, देखो, आप इस वापस से आ जाओ। मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई वे में समझाने की कोशिश करी है, लेकिन आप चाहते हो तो वापस से बुक पे आ जाते हैं। नहीं मैम, हाँ, वो मैं देख रही कि कहाँ पे वो वहां पे लिखूंगी ना, ये इसलिए देखो पेज 57 उठा लो अपने मॉड्यूल का। मैम वही खोल रखा था। मैंने तो आपको आगे पढ़ा दिया, आगे तक पढ़ा दिया मैंने आपको, ठीक है। आगे समझ में? हाँ मैम, वो वाला दिखा दो, डायग्राम दिखा दो। दिखा दूं पक्का, या बुक का हाँ ही पढ़ोगे? ये लो, आपको मैंने, भाई आपके मॉड्यूल की लैंग्वेज है ना कहीं पर ऐसी है कि हो सकता है आपको बेहोशी भी आ जाए समझने में, ठीक है ना। कितना ही गूगल खोल लेना और कितना ही क्या ही खोल लेना, लेकिन आपको जब एक गाइड कर रहा है कोई टीचर तो उसको उस समय समझने की कोशिश करो। इट्स गुड थिंग, आपने पूछा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अननेसेसरी आपको अननेसेसरी टॉपिक्स पढ़ा के देखो, मेरे को भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है, हो सकता है वो आपको कोई बेसिक चीज को अंडरस्टैंड करने में कोशिश कर रहा है, इसलिए आपको एडिशनल पढ़ाया जाए, ठीक है। इतने एग्जाम्पल्स में क्यों दे रही हूँ, आपकी बुक में तो है ही नहीं एग्जाम्पल्स, है क्या?
तो बिना एग्जांपल्स के आप थ्योरी को कंक्लूड कर लोगे, ऐसा होने वाला नहीं है। थोड़ा स्मॉल करना मैम इसे। ये लो, थोड़ा स्मॉल कर दिया, दिख रहा है? ये रूटिंग के नीचे क्या लिखा है? हाँ अब दिख रहा है। रूटिंग एंड स्केड्यूलिंग इसमें होता है। ठीक है मैम। अब कैसे पढ़ाया जाए? ऐसे ही पढ़ाया जाए। साथ पे आपको हाँ मॉड्यूल, मैम मॉड्यूल ऐसे पढ़ा। मॉड्यूल इधर लेफ्ट में हमारा मॉड्यूल चल रहा है, ये लेफ्ट में मॉड्यूल चल रहा है। अगर कोई इंसान मॉड्यूल को टच नहीं करता है तो आप पास होके बता देना थ्योरी के अंदर। मॉड्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉड्यूल की लैंग्वेज को ही उठा के वो ऑब्जेक्टिव बनाता है। अगर हमने मॉड्यूल नहीं पढ़ा है, आपको मॉड्यूल की लैंग्वेज को अगर टच नहीं करवाया ना बेटा, वहां पे आपसे पेपर हिलेगा नहीं। मेरा कोई मन नहीं है कि मैं आपको ना ये बड़ी प्रोफेशनल लैंग्वेज पढ़ाऊं। मुझे पता है बच्चों को पसंद भी नहीं होता है, क्या यार हम गप्पे हाँकते हैं, मूवीज देखते हैं। द स्टडी शुड बी इन दैट स्टाइल ओनली, इट शुड बी इंटरेस्टिंग, फनी, अमेजिंग, and this is really very boring and we don't want to go such boring topic। तो ये क्यों पढ़ाया जा रहा है? वो इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि so that you can score marks। जब वहां पे जाओ तो आपको लैंग्वेज है ना यही मिलने वाली है, इन्हीं का ही मॉड्यूल है, इन्हीं के एग्जामिनर सेटर है, इन्हीं के कॉपी चेकर है, यही आपको मार्क्स देने वाले हैं, यही आपको पास करने वाले हैं, यही लोग आपको सर्टिफिकेट देने वाले हैं। फिर अपना अपना एंजॉय करना, मार्कशीट मिल जाए तब, जब पास हो जाओ तो। ठीक है, देन मेक योर लाइफ फनी, इंटरेस्टिंग। अभी तो आपको जो इंटरेस्टिंग है वो यही है, आपके एग्जाम्पल से आपको इसको इंटरेस्टिंग बनाएंगे। ठीक है, अब आप लोग ऐसा करिएगा, मैंने आपको बता दिया दिस कंटिन्यूस, मैंने आपको बता दिया है, एंड दिस इंटरमीडिएट ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, हाँ मैम। अब आ गया आपका टाइम स्टडी, वर्क स्टडी, मेथड स्टडी, जॉब इवोल्यूशन। जब ये एक बार ये सारे टॉपिक पढ़ लेंगे, यहाँ तक 1 2 3 4, ये 4 पढ़ लेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा 1-2 पेज, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर था, और इस चैप्टर को मतलब स्टडी नोट 4 है ना, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर था, इसको खत्म करने में हमको 2 महीने लग गए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल, मैंने आपको बोला था मैक्स टू मैक्स अभी तक 37 मार्क्स का पूछा जा चुका है, मतलब एक ही अटेम्प्ट में। अब आप सोचो कितना बड़ा वेटेज है इस चैप्टर का। ठीक है, बीच में 2-3 पेजेस और थियोरी आएंगे, उसको हम इग्नोर नहीं करेंगे, वो भी हमें पढ़ना है, क्योंकि पास कराना है आप लोगों को सबको। अब आपका मन हो नहीं हो पास होने का, फिर भी पास कराना है आप लोगों को। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या है। अब इसने ना मॉड्यूल के अंदर ना बड़े हौच-पौच तरीके से ना प्रेजेंटेशन किया है चीजों को। अब ये बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है हौच-पौच तरीके से इन चीजों को पढ़ना, तो हम अपने हिसाब से स्टार्ट करते हैं। करें स्टार्ट। सबसे पहले ना हम चीजों का सेग्रीगेशन कर रहे हैं। देखो टाइम स्टडी बोला है, एक टाइम स्टडी दे रखा है, एक आपका ऑपरेशन एनालिसिस पढ़ेंगे हम इसके अंदर, एक जॉब स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को क्लियरली? एक जॉब एनालिसिस क्या है वो पढ़ेंगे हम लोग, है ना। टाइम स्टडी क्या है, मोशन स्टडी क्या है। ठीक है, अरे आ रहा है क्या समझ में? वर्ड से तो दिखा रही हूँ, अभी तो पढ़ाया ही नहीं मैंने। एक इसमें वर्क स्टडी क्या है, एक इसमें मेथड स्टडी क्या है। ठीक है, एक इसके अंदर जॉब इवोल्यूशन क्या है, समझ में आ रहा है? जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, 12th में भी कभी पढ़े होंगे आपने। सिस्टम ऑफ वैल्यूएशन, बीएसटी में पढ़ा है। बीएसटी में पढ़ा है बिल्कुल। रैंकिंग ग्रेडिंग मेथड पढ़े हैं क्या कभी? फैक्टर कंपैरिजन मेथड। नहीं मैम ये तो नहीं पढ़े। अच्छा ठीक है, तो ये आपका 2-3 पेज है ना, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। टाइम स्टडी मोशन स्टडी में डिफरेंस बताओ, या टाइम स्टडी मेथड स्टडी में डिफरेंस बताओ, या वर्क स्टडी मेथड स्टडी में डिफरेंस बताओ, किसी दो में डिफरेंस बताओ, कैसे भी। एग्जामिनर का खुद का माइंड सेट है, वो आपको कैसे भी पूछ सकता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? देख लिया आपने, नाम देख लिया आपने? हाँ मैम। हाँ, अब हम आते हैं अपने वापस से गुरु ज्ञान पर। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या, ऑपरेशन एनालिसिस। ये टाइम देखो, यहाँ पे जो ये टाइम मेथड वर्क की हम बातें पढ़ेंगे, सबसे पहले मैं ना ऑपरेशन एनालिसिस से चालू कर रही हूँ। ऑपरेशन एनालिसिस क्या है? ऑपरेशन एनालिसिस का मतलब है कि क्या क्या ऑपरेशन
मतलब हमारे पास में क्या क्या ऑपरेशंस हैं और उन ऑपरेशन में क्या क्या काम होते हैं और उस काम को हम किस बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। मतलब जॉब एनालिसिस द स्टडी ऑफ एंटायर प्रोसेस, एक मिनट, स्टडी ऑफ entire process to determine whether operations can be eliminated, whether it can be combined, whether it can be sequence changed. Operation analysis aim to determine best way, मतलब ऑपरेशन एनालिसिस का मतलब क्या है, बेस्ट वे क्या है किसी भी ऑपरेशन को करने का। एनालिसिस करते हैं, आप स्टडी करते हैं अपने ऑपरेशंस की, ऑपरेशन मतलब काम की, जॉब की, उसकी स्टडी करते हैं और ये देखते हैं कि भैया हम जो काम कर रहे हैं दैट इज द बेस्ट वे, कि इससे भी बेस्ट वे कुछ हो सकता है। जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम तरीका जो हम यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन का, मैन्युफैक्चरिंग का या सर्विस देने का, वही बेस्ट है कि इससे भी बेस्ट हम कर सकते हैं। सो ऑपरेशन एनालिसिस इज द एम टू डिटरमिन बेस्ट वे, टू डिटरमिन द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब। ठीक है, कि हम बेस्ट तरीके से बेस्ट मेथड यूज कर रहे हैं क्या, बेस्ट तरीके से रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं क्या, टूल इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं क्या, वर्किंग कंडीशन बेस्ट है क्या, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स है वो भी हमने पूरी कर ली है क्या। तो मतलब बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है, या अभी बेस्ट नहीं है तो इससे ज्यादा और क्या इंप्रूवमेंट इसके अंदर क्या क्या है, क्या स्कोप है कि ऑपरेशन को और इंप्रूव कर सके। ठीक है, क्या कोई और ऑपरेशंस को इंप्रूव करने का और क्या तरीका है, ऑपरेशन को इंप्रूव करने का या बेस्ट बनाने का क्या तरीका है। दैट इज ऑपरेशन एनालिसिस। आया समझ में? नहीं हाँ आया? मैम। जैसे मान लो इसने एक और वर्ड लिया कि वेदर ऑपरेशंस कैन बी एलिमिनेटेड या कंबाइंड या सीक्वेंस चेंज। फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, जैसे आपके पास में ना कोई भी जॉब है कोई भी आपके पास में ऑपरेशन है, ठीक है, ठीक है, कोई भी काम है, ऑपरेशन है, जॉब है 1 2 3 4, तो ये बोला है क्या हम किसी ऑपरेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्या जॉब नंबर 4 की जरूरत थी कि जॉब नंबर 1 2 3 तक ही काम करने में पूरा काम हो रहा है, या हम अननेसेसरी एक्स्ट्रा काम करके एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो तीन तीन स्टेप्स में ही हमारा काम हो रहा है। या हम क्या कर सकते हैं, जॉब्स को कंबाइन कर सकते हैं क्या, क्या जॉब नंबर 1 और 2 को एक साथ कर लेते, या जॉब नंबर 3 और 4 को एक साथ कर लेते, तो क्या हमारा टाइम बच सकता था, लेबर बच सकता था। तो मतलब क्या हम किसी ऑपरेशन को एलिमिनेट करके हम अपने बेस्ट वे कर सकते हैं, या किन्हीं 2 जॉब्स को 3 जॉब्स को कंबाइन करते तो हमारा बेस्ट वे हो सकता था क्या काम करने का। या हम क्या कर सकते थे, ये दे रखा है वेदर ऑपरेशंस कैन बी और सीक्वेंस कैन बी चेंज, क्या हम सीक्वेंस चेंज करते तो हमारा बेस्ट तरीका हो सकता था क्या, जैसे हम 1 2 3 4 की जगह 2 पहले करते, जॉब नंबर 1 को पहले बाद में करते, फिर 4 को करते, फिर 3 को। तो हम जब सीक्वेंस चेंज करते, अगर हम सीक्वेंस चेंज करते तो क्या हमारा काम बेस्ट तरीके से होता। मतलब काम करने का बेस्ट तरीका क्या है, काम में ज्यादा से ज्यादा स्टेजेस हो तो उसको कम करके काम बेस्ट बना सकते हो, या काम को कंबाइन करके काम को बेस्ट बनाया जा सकता है, या काम को का सीक्वेंस चेंज करके काम को बेस्ट बनाया जा सकता है क्या, किस तरीके से बेस्ट बनाया जा सकता है। दैट इज व्हाट जॉब एनालिसिस, दैट इज व्हाट ऑपरेशन एनालिसिस। समझ में आ रहा है क्या? देखो, नहीं आ रहा तो बोल दिया करो और आ रहा है तो बोल दिया करो। नींद आ गई? अरे आ गया क्या समझ में? समझ में आ गया मतलब। अब नेक्स्ट एक और बता देती हूँ, जॉब स्टैंडर्डाइजेशन। जॉब स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि इसमें भी क्या देखना होता है, determine the one best way of performing job under the means of command of recording the exact method। जॉब स्टैंडर्डाइजेशन और जॉब एनालिसिस सेम सेम लगेगा आपको, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे साइड में
जॉब स्टैंडर्डाइजेशन क्या है? कि जो हमने कोई भी काम को, कोई भी जॉब को या कोई भी ऑपरेशन को करने का जो हमने बेस्ट मेथड सोचा था, जो भी हमने बेस्ट मेथड सोचा था काम करने का, जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे जॉब करने के लिए, काम वैसे ही हो रहा है या नहीं? काम वैसे ही हो रहा है या नहीं? द वर्क इज गोइंग अकॉर्डिंगली, या वर्क या जो स्टैंडर्ड्स हमने फिक्स किए थे, दैट इज गोइंग अकॉर्डिंगली, यानी कि हमने जो स्टैंडर्ड्स फिक्स किए थे वैसे हो रहा है या नहीं, गोइंग अकॉर्डिंगली और नॉट, दैट इज जॉब स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब इसका जो सुपर वे ऑफ डूइंग, सुपर वे जो ऑफ डूइंग द जॉब इज द जॉब स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? नींद आ गई सबको? आ रहे हैं मैम मैम। ये वाला नहीं आया। ऑपरेशन एनालिसिस समझ में आ गया था? ऑपरेशन एनालिसिस, ऊपर वाला जो ऑपरेशन एनालिसिस है वो समझ में आ गया था? हाँ मैम। तो जॉब हाँ स्टैंडर्डाइजेशन में क्या है? इट कंसिस्ट इन डिटरमिनिंग वन बेस्ट वे ऑफ परफॉर्मिंग जॉब। ये डिटरमिन करना, ये पता लगाना कि बेस्ट वे जो है ना वो जॉब का वो है या इससे, मतलब हमने जो बेस्ट वे, जो determining the one best way of performing a job under the means of command of recording the exact method along with the time। मतलब आपने जो बेस्ट वे सोचा था, फिर आप उस बेस्ट वे को आप टाइम टू टाइम आप लिख भी रहे हो, क्या कर रहे हो? आप रिकॉर्ड कर रहे हो। आप रिकॉर्ड मतलब आप लिख रहे हो कि आपने जो काम सोचा था, प्लान किया था बेस्ट तरीका, उसको फिर आप जब लोगों को सौंपते हो, फिर आप उसको नोट डाउन करते हो कि जो आपने टाइम, जितने टाइम में जितने लेबर आपने एम्प्लॉय किए, उतने ही टाइम में उतने लेबर ने वो काम किया है। ठीक है, एग्जैक्टली उस मेथड को फॉलो किया है, अलोंग विद द टाइम, जो हमने टाइम सोचा था उस टाइम के साथ में ही उसने काम किया है, फॉर ईच ऑपरेशन, हर ऑपरेशन को। और हमने जो स्टैंडर्ड फिक्स किए थे, जो हमने स्टैंडर्ड कंडीशन फिक्स की थी, वो भी मेंटेन हो रही है या जैसा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ी है आप लोगों ने कभी कि वेरिएंसेस ऑपरेशन में जैसा हाँ हमने मैम। सोचा है वैसा ही जॉब स्टैंडर्डाइजेशन में वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चेक वैसे की करने वैसे आता हो है। रहा नहीं हो रहा है, ये हम रिकॉर्ड डाउन भी कर रहे हैं, उसका टाइम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका जो मेथड हमने बनाया था क्या वो भी मेथड फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। जॉब स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है आपने जो जॉब में स्टैंडर्ड फिक्स किए थे, मींस आपने जो मेथड फिक्स किया था, आपने जो टाइम फिक्स किया था, है ना, आपने जो क्वालिटी फिक्स की थी, आपने जो क्वांटिटी फिक्स की थी, है ना, वो सारी मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, ये नोट डाउन करना, ये देखना, ये क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन है। स्टैंडर्डाइजेशन, जॉब स्टैंडर्डाइजेशन है। ठीक है, नहीं आ रहा समझ? नहीं आता तो साइड में अगर सुपर वे की जो लिखा है वो दिखाना। सुपर वे का मतलब होता है कि यही क्या सुपर वे है, सबसे बेस्ट वे जो सुपर वे अरे जो है, मैम लिखा है ना साइड में वो दिखाओ। दिस वन, मेथड, टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये नहीं हाँ हाँ मैंने दो ही चीजें लिखी है, एक ये ओके है, मैम। हाँ, एक मैंने यहाँ लिखी है, एक मैंने यहाँ लिखी है। कोई इतना डिटेल में नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप ना जब खुद पढ़ने बैठो ना, तो आप साइड में लिखी हुई चीजें जो है आपकी कॉपी में आपने नोट डाउन करी है, इससे आप अंडरस्टैंड कर पाओ। नहीं तो भूलते हैं ना, 2 सेकंड लगेगी, किताब बंद, टॉपिक गायब, इतना जल्दी गायब होगा ये टॉपिक दिमाग से। इसकी लैंग्वेज इतनी लॉ जैसी, टेक्स्ट जैसी वैसी नहीं है, फिक्स लैंग्वेज नहीं है। टेक्स्ट में एक फिक्स लैंग्वेज है, ठीक है ना, आप उसको फिक्स वैसे ही समझते हो, वैसे ही याद करते हो। यहाँ पे थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। आपने लॉ में देखा, वहां पे एक सेट स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है, यहाँ पे सेट स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज नहीं है, एक मतलब सिस्टमैटिक लैंग्वेज नहीं है कि ये का मतलब यूनिवर्सली यही लैंग्वेज यूज कर रही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं है आपका यहाँ पर, ये आपका जनरल टर्म्स में भी बहुत सारी बातें करता है। लास्ट एक जॉब एनालिसिस करके मैं छोड़ देती हूँ, ये आपका जॉब एनालिसिस है। देखो 3 चीजें पढ़ी, ऑपरेशन एनालिसिस, जॉब स्टैंडर्डाइजेशन, कि जॉब के जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए थे कि जॉब का जो मेथड, टाइम, क्वालिटी, क्वांटिटी वैसे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आप नोट डाउन करते हो। ठीक है, अब जॉब एनालिसिस क्या मतलब है? दैट इज अ डिटरमिनेशन ऑफ एसेंशियल फैक्टर्स in a specific kind of work and the qualification of worker necessary for its performance। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या निकल रहा है? ये डिटरमिन करना
क्या डिटरमाइन करना कि किसी भी ऑपरेशन या किसी भी जॉब को करने के लिए किस तरीके का, इसको भी मैं साइड में बताती हूँ आपको, एक सेकंड, यहाँ पे लिख लो। मॉड्यूल की लैंग्वेज आपका ना दिमाग का दही कर देगी, और हो भी रहा होगा। इसमें मतलब बहुत ही बेकार लैंग्वेज यूज हुई है, बहुत ही बेकार। मतलब आप इसको खुद से मतलब मॉड्यूल से मैम करते हो ना, यही लिख के आनी है। क्या जो मैं लिख रही हूँ एग्जैक्टली वो ऐसा नहीं है यार, मैं आपको नहीं, समझा। तो मॉड्यूल 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 की। का लैंग्वेज से फेमिलियर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम में वही लैंग्वेज आपको दिखने वाली है पूरे क्वेश्चन पेपर में। वही, हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि वही लिख के आनी है ना एग्जैक्ट। हाँ, आप एग्जैक्टली नहीं होता, मैं नहीं कह रही वर्ड टू वर्ड होता है, उसको आपको समझना है, लेकिन हम आपको साइड में क्या कर रहे हैं, उसको सिंपल लैंग्वेज में सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, और सिंपल लैंग्वेज में आपको पेपर में तो फिर समझना है। यही लैंग्वेज चल सकती है जो हम जैसे अपने वर्ड्स में बना के लिखते हैं वो। अभी आप देखो जो लैंग्वेज हमने यूज करी है वो लैंग्वेज उसी से मैच करते हुए लिखी है ना, मैंने अपनी तरफ से कोई मैच नहीं करी, अपनी तरफ से कोई लैंग्वेज क्रिएट नहीं करी है, लेकिन हम उसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, अब जॉब एनालिसिस का मतलब क्या है, सिंपल सा मैं इसको ना हिंदी में लिख देती हूँ कि किसी भी जॉब को, जॉब एनालिसिस का मतलब किसी भी जॉब को करने के लिए, किसी भी जॉब को करने के लिए किस तरह का मटेरियल, लेबर, लेबर का मतलब लेबर किसी भी तरीके का होता है, स्किल्ड हो सकता है, सेमी स्किल्ड हो सकता है, या अनस्किल्ड। अनस्किल्ड का मतलब बिना पढ़ा लिखा आदमी है, वो भी क्या चल जाएगा क्या? ठीक है, सेमी स्किल्ड मतलब 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ, स्किल्ड मतलब अच्छा खासा प्रोफेशनल आपके जैसा। तो किस तरीके का लेबर, किसी भी काम करने के लिए कैसा मटेरियल चाहिए, कैसा लेबर चाहिए, और क्या आपको टूल्स चाहिए। ठीक है, किसी भी जॉब को करने के लिए किस किस तरीके का आपको क्या क्या टेक्निक, क्या क्या टूल्स, क्या क्या लेबर, क्या क्या मटेरियल चाहिए, है ना, वो क्या है, उसको स्टडी करना। स्टडी करना। आया समझ में? आया क्या? किसी भी जॉब को करने के लिए किस तरीके का, अब एनालिसिस का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब हमेशा स्टडी होता है बेटा, एनालिसिस का मतलब हमेशा स्टडी होता है। आप स्टडी कर रहे हो किसी जॉब को, और किसी भी जॉब को स्टडी करने के लिए आप ये देखते हो कि जो हमने अभी मटेरियल, लेबर, टूल्स, इक्विपमेंट्स, प्लांट्स जो भी लगाए हैं, है ना, वो सही है, या हमको इसको चेंज करके दूसरे कुछ यूज करके बेस्ट जॉब कर सकते हैं क्या, बेस्ट ऑपरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, बेस्ट आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या। दैट इज जॉब एनालिसिस। मैम ये तो अपन अगर एक तरह से हम लोग चेक ही तो कर रहे हैं ना कि भाई जो हमने यूज किए वो सही किए नहीं किए, तो ये चीज तो ऊपर भी तो आई थी जॉब स्टैंडर्डाइजेशन में, क्योंकि उसमें तो अपन ये भी स्टैंडर्डाइजेशन में आप स्टैंडर्ड फिक्स करते हो, स्टैंडर्डाइजेशन में आप लोग क्या करते हो, जॉब के स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हो, जॉब के स्टैंडर्डाइजेशन में आप स्टैंडर्ड्स फिक्स करते हो। स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है, आप एक टारगेट फिक्स करते हो कि मुझे ना इसी तरीके का काम चाहिए, ठीक है, यही डिजाइन होना चाहिए सेम, ठीक है, यही वेट होना चाहिए, ठीक है, यही कलर होना चाहिए, ठीक है, यही डिजाइन होना चाहिए। तो ये आपने क्या किया, जॉब का एक किसी काम का आपने क्या कर दिया, स्टैंडर्ड्स फिक्स कर दिए। टाइम, फिर आपने बोला इस काम को करने के लिए 1 घंटा 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, तो आपने क्या कर दिया, आपने टाइम फिक्स कर दिया, ये हो गया टाइम स्टैंडर्ड। अगर आप कभी कॉस्टिंग पढ़ोगे ना, तो वहां पे आप क्या करते हो, कॉस्टिंग में आप क्या पढ़ते हो, आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी पढ़ी होगी। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या करते हो आप लोग, वेरिएंसेस पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, वेरिएंसेस पढ़ते हो। वेरिएंसेस कितने तरीके के पढ़ते हो आप वहां पे, मटेरियल वेरिएंस पढ़ते हो, लेबर वेरिएंस पढ़ते हो, ओवरहेड वेरिएंस पढ़ते हो। वो वेरिएंस क्यों पढ़ते हो, वो वहां पे तो आप प्रैक्टिकल समझते हो कि इसको प्लस कर देना, इसको माइनस कर देना, क्योंकि मैम मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड और एक्चुअल में स्टैंडर्ड फिक्स डिफरेंस करते हो, पहले आपने मटेरियल सोचा था कि मैं ऐसा लगाऊंगा और 500 यूनिट प्रोड्यूस करूंगा रॉ मटेरियल ए यूज करके, लेकिन आपने प्रोड्यूस किया 400, तो ये वेरिएशन नहीं आ गया 100 का,
तो ये वेरिएशन क्यों आया? ये आपके जो स्टैंडर्ड्स है उसमें कोई लूप होल रह गया। आपने जो स्टैंडर्ड सोचे थे किसके लिए, मटेरियल के लिए जो सोचा था, है ना। फिर आप लेबर है, लेबर को कहा कि 1.25 घंटे में आपको ये स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, टाइम स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि 1.25 घंटे में काम करना है, और वो ले गया 1.5 घंटा। तो देयर इज अ वेरिएंस, देयर इज अ टाइम वेरिएंस, ठीक है, लेबर वेरिएंस। इसी तरह के आपसे आपने सोचा था प्रॉफिट हर माल के ऊपर 1 यूनिट पे 5 रुपए कमाऊंगा, आपने 3 ही कमाए, तो 2 रुपए का क्या हो गया आपको, प्रॉफिट वेरिएंस हो गया। तो ये आप क्या करते हो, ये प्रैक्टिकल पार्ट जो है थ्योरेटिकल है, या थ्योरेटिकल पार्ट को प्रैक्टिकल में देखो। तो प्रैक्टिकल तो आप पढ़ रहे हो कॉस्टिंग में, लेकिन थ्योरी यहाँ पे क्या है कि आप जो भी स्टैंडर्ड फिक्स करते हो वो आपके मैच हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है। दैट इज जॉब स्टैंडर्ड्स, दैट इज जॉब स्टैंडर्ड। और जॉब एनालिसिस का मतलब क्या है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसको स्टडी कर रहे हो यार, उसको नोट डाउन कर रहे हो, कॉपी उठा लो आप, और कॉपी उठा के उसमें लिख लो कि हमारा जो मटेरियल है ना, वो हम जो चाहते थे वही मटेरियल आया है, और मटेरियल से हम जो बनाना चाहते हैं वही बन रहा है क्या, जो हमने लेबर सोचे थे वही हायर हुए हैं क्या, और इनको जो काम सौंपा है वो काम वही कर रहे हैं जो हमसे करवाना चाहते हैं, या इसके बियॉन्ड जाके भी करते हैं, या ये अपना खुद का दिमाग भी लगा देते हैं, या ये सिर्फ टाइम ही वेस्ट करते रहते हैं। जॉब एनालिसिस में आप पूरी जॉब की स्टडी कर रहे हो यार, फ्रॉम सुबह से लेकर शाम तक कितना काम हो रहा है उन सबकी स्टडी कर रहे हो जॉब एनालिसिस के अंदर। स्टडी करना ही क्या होता है, एनालिसिस है। एनालिसिस क्या है, आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप मेरे को एनालिसिस कर रहे हो। एनालिसिस क्या है, मुझे भी स्टडी कर रहे हो, मैं भी आपको स्टडी कर रही हूँ, बीच में पूछती रहती हूँ कि भाई आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आई एम स्टडिंग यू। उसके बियॉन्ड जाके आप देखो तो आप भी मेरे को स्टडी कर रहे हो, क्या कि मैंने जो आपको टॉपिक लिया वो आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, दैट इज स्टडी, दैट इज यू आर एनालाइजिंग मी, आई एम एनालाइजिंग यू। एनालिसिस का मतलब क्या है, आप लोगों को भापने की, समझने की, जांचने की, पढ़ने की कोशिश करते हो, दैट इज एनालिसिस। अब जॉब में एनालिसिस करोगे तो जॉब को तो स्टडी करोगे यार। और जॉब स्टैंडर्ड्स में क्या है, आपने हर चीज का एक स्टैंडर्ड तैयार किया, एक टारगेट तैयार किया, है ना, एक सेट स्टैंडर्ड तैयार किया, उसको आप मैच करते हो कि नहीं करते हो, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। और जॉब स्टैंडर्डाइजेशन तो ये हो गया, ठीक है। और एक हमने ऑपरेशन एनालिसिस करा था, ऑपरेशन एनालिसिस लास्ट ये था, ऑपरेशन एनालिसिस कि व्हाट कैन बी द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। अगर कोई काम में कमी है तो उसको इंप्रूव करने के लिए बेस्ट वे क्या हो सकता है, दैट इज ऑपरेशन एनालिसिस। टू डिटरमिन ए बेस्ट वे पता लगाना इज ऑपरेशन एनालिसिस। ऑपरेशन इज अ बिग थिंग, जॉब छोटी छोटी जॉब मिलाकर एक बड़ा क्या बन जाता है, ऑपरेशन बन जाता है। छोटी छोटी जॉब्स बना के एक बड़ा ऑपरेशन बन जाता है। मैम आ रहा है कि जॉब नहीं? स्टैंडर्डाइजेशन में अपन अगर बेस्ट स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं तो फिर ऑपरेशन एनालिसिस में मम्मी कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे कि ना इस वाले में भी अपन वही बेस्ट वे ढूंढ रहे हैं, जॉब वाले स्टैंडर्ड्स में भी अपन स्टैंडर्ड से बना रहे हैं। पूरे बिजनेस में बेस्ट वे ढूंढना होता है हम चीज को। पहली बात तो बेस्ट वे से आप कंफ्यूज मत हो, बेस्ट वर्ड से कंफ्यूज मत हो। आप सिर्फ पूरे इस थ्योरी के अंदर से बेस्ट वर्ड को ही पकड़ के बैठे हो और बेस्ट वर्ड ही समझ में आ रहा है। देखो ऑपरेशन में आप क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, और जॉब में भी आप क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो। और इसमें पूरे ऑपरेशन को एनालिसिस कर रहे हो कि ऑपरेशन जो, में मतलब पूरी वर्किंग हो गई और एक जॉब मतलब एक पर्टिकुलर ही हो गया। हाँ मतलब इसमें आप देख लो, इसमें अगर आपको वर्ड उठाना है तो आप बोलो स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्ड, ठीक है। और इस पूरे में, इसमें सभी में ईच ऑपरेशन मतलब छोटा छोटा जॉब लेकर पूरे बिजनेस के अंदर, ठीक है। ज्यादा वेरिएशन नहीं है इसके अंदर, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, छोटा मोटा ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम सेम से ही लग रहे होंगे आपको, तीनों ही सेम लगे होंगे, मेरे को तो लगता है तीनों ही सेम लगे होंगे आपको। पढ़ना, अपने से पढ़ना, आपको जो अभी मैंने साइड में एग्जांपल दिखाया है वीडियो देख लेना, उसके बाद में आप इसको दोबारा से रीस्टडी करना, नहीं आए तो अपन वापस पढ़ेंगे, नहीं तो आप लोग ग्रुप पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, ठीक है। हाँ मैम।